हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बजे एक बहुत ही अच्छी क्लास होती है जिसमें आप मैथ का मॉक टेस्ट हल करते हो। इस मॉक टेस्ट में आप बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करते हो जिन्हें लगाकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हो, क्योंकि प्रश्न बहुत ही शानदार होते हैं और उनसे भी अच्छा होता है उनका तरीका होता है ना। तो मज़ा आपको बहुत आता है, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का मॉक टेस्ट। सबसे पहले होमवर्क हल कराता हूँ ना। तो होमवर्क का प्रश्न है, तो किस प्रकार से आपने किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किस प्रकार से करूँगा ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बताता हूँ। लिखा है कि ए अकेले को ए और बी को एक साथ काम पूरा करने में लिए गए समय से 10 सही 1/8 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है ना। जबकि ए और बी एक साथ काम करने से अकेले काम करने की तुलना में बी को 12 सही 1/2 दिन अधिक लगते हैं। बी अकेले कितने समय में काम पूरा कर सकता है। बहुत ही शानदार सवाल था ना। तो एक बात आप याद रखो, जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि देखो ए अकेले को करा रहे हैं किससे अधिक, ए और बी द्वारा किए गए काम से अधिक दिन लग रहे हैं ना। ऐसे ही देखो, बी को करा रहे हैं और उसको कितना टाइम लग रहा है, जितना मैं ए और बी मिलकर कर रहे हैं ना उससे कुछ दिन अधिक लग रहे हैं। तो ऐसी कहानी है इस प्रश्न की, है ना। तो इस कहानी को हम किस प्रकार से समझेंगे, सीधी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो आप सीधे निकालो क्या, ए और बी के दिन निकालो। सीधे निकलेंगे कैसे, अंडर रूट होता है ए बी, अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या करेंगे, ए को कितने दिन अधिक लग रहे हैं 10 सही 1/8, इसको भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 81/8 आएगा ना, गुणा। ऐसे ही 12 सही 1/2 दिन अधिक लग रहे हैं तो इसको भी भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 12 सही कितना, 12 दूनी 24 25/2 आएगा ना, आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि निष्कर्ष निकालो तो आप कहोगे कि हाँ अब निकल आएगा। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है ना, और 25 5 का, और यहाँ 8 दूनी 16 हो गए तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। कितना आया 45/4। ये किसके दिन है, ए है ए और बी के। पूछा किसका है, बी अकेले को कितना समय लगा। तो देखो एक लाइन लिखी है, जबकि ए और बी एक साथ काम करने से अकेले काम करने की तुलना में बी को 12 सही 1/2 दिन अधिक लगते हैं। तो इससे 12 सही 1/2 दिन अधिक लग रहे हैं बी को, तो बी के दिन निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे भाई, 45/4 दिन तो है ही, इससे कितना अधिक लग रहा है 12 सही 1/2, तो इसको ना हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 25/2 आएगा ना। अब हर समान करना है तो क्या करोगे आप लाशा लोगे ना, करोगे ना, तो यहाँ 2 से करोगे गुणा और यहाँ भी 2 से करोगे गुणा, तो नीचे तो 4 हो गया ना, और यहाँ 45 है और ये पूरा कितना हो गया 50 हो गया ना। तो 45 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ से उत्तर कितना निकल रहा है बताइए, कितना उत्तर निकल रहा है। आप भाग देंगे ना तो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, 23 सही 3/4 दिन निकल रहा है ना, इतना निकल रहा है ना। तो इस हिसाब से उत्तर आना चाहिए आपका, बी ऑप्शन होना चाहिए था। बस थोड़ा सा कर लो, यहाँ एक की जगह कितना लिखना है 3, तो 23 सही 3/4 दिन इसका क्या आएगा उत्तर, फाइनल उत्तर। बस ऐसे था सवाल, आया ना मजा। बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि ए और बी के दिन निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, जितने अधिक लग रहे हैं ना दिन उसको अंडर रूट में गुणा कर दो, बाहर निकालोगे तो ए और बी के दिन आ जाएंगे। अब ए का पूछा तो देख लो कि ए को कितने अधिक लग रहे थे, उतने जोड़ दो। अगर बी का पूछा तो बी को देख लो कितने अधिक दिन लग रहे थे, बी का जोड़ दो। कुछ नहीं था, आराम से हो गया। तो 23 सही 3/4 इतना उत्तर आएगा, आएगा ना, हो गया। चलो अगला प्रश्न, आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न ही इतना मज़ेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा आज के मॉक टेस्ट में। देखो क्या है कि एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर 30% की छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदी, ठीक है, और वह उन्हें 25% की छूट के बाद ऐसी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि 20% का लाभ अर्जित करे। नए एमआरपी और पुराने एमआरपी के बीच अनुपात ज्ञात करो। देखो बहुत मज़ेदार प्रश्न, बहुत ही शानदार। क्या हुआ कि एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर 30% की छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदी, ठीक है। छोटा दुकानदार है, बड़े दुकानदार के पास गया और 30% की छूट पर कुछ पुस्तकें खरीद के लेके आया। तो एमपी है उसी पर छूट मिलेगी, अब वो खरीद रहा है तो सीपी निकलेगा। अब एमपी 100 है
और 30% की छूट पर कुछ दिया जा रहा है आपको, तो 70 में देंगे। मतलब दुकानदार ने 70 में खरीदी होगी। बात समझ में आ रही है। अभी क्या हुआ, वो घर पे आ गया, ठीक है। अब उसने सोचा कि यार मैं 70 में तो खरीद के लेके आया हूँ, अब मैं ऐसा क्या युक्ति लगाऊं कि भाई 25% की छूट के बाद भी ऐसी क्या कीमत अंकित करूं कि 20% का लाभ अर्जित करे। तो ये सवाल था। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने क्लास में पढ़ाई है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई है। तो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ये अनुपात होता है किसमें, सीपी और एमपी में, ठीक है। अभी लेटेस्ट यही खत्म किया है मैंने, ठीक है। तो क्लास में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है, रेवन स्टडी चैनल पर जाके बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से अनुपात निकालेंगे किसमें, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में। कैसे निकलेगा, देखो उन्होंने 25% की छूट के बाद 25% की क्या देनी है, छूट देनी है। तो दो 100 में से 25 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 75, ठीक है। अनुपाती 20% का लाभ, तो लाभ यही है ना, तो यहाँ लिख देगा। तो 100 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, 120। अब अनुपात बनाओ, तो देखो 15 से काटेंगे तो 15 पंचे 75 और 15 अट्ठे 120। यहाँ भी बना लो, अनुपात बना लो, ये अनुपात ही तो है। तो 0 से 0 कट गया, ये आया 10:7। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप भी जानते हैं और मैं भी जान रहा हूं, क्या कि हमेशा कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए कुछ भी, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस है ना वो सेम होना चाहिए, सेम बराबर। देखो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, नहीं है ना समान, तो आप समान करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रैमुल कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो 5 को 7 या 7 को 5 नहीं बना सकते, तो 7 और 5 का लेंगे लाशा, कितना आएगा, 35। इसका मतलब 35 बना सकते ना। तो क्या करें, इस पूरे में कितने से गुणा, 5 से, और इस पूरे में कितने से गुणा, 7 से करना पड़ेगा, अनिवार्य है ना। तो जब करेंगे ना गुणा, तो यहां से निकलेगा 10 पना 50 और 7 पना 35, ये तो निकला इनमें अनुपात, एमपी और सीपी में। और यहाँ कितना निकल रहा है, 7 पना 35 और 7 अट्ठे 56, ऐसे निकला ना। अभी आप यहां से देख पा रहे हैं कि अब सवाल पूछता क्या है, नया एमआरपी। नया एमआरपी कितना है, कहाँ है नया एमआरपी, यही है ना नया, ए वाला नया है। और पुराने एमआरपी, पुराना कहाँ है, ये है ना पुराना, ये पुराना है भाई, पहले तो इसी पे छूट मिली थी ना, और नया ही निकल के आया, आपने निकाला है के बीच अनुपात, नया एमआरपी और पुराना एमआरपी के बीच अनुपात, तो मतलब 56:50 निकालना है ना। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 28:25, हो गया काम, कुछ है ही नहीं। ए ऑप्शन आपका सही। बहुत ही मज़ेदार, आया ना मज़ा। ऐसे ही शानदार प्रश्न है इस मॉक टेस्ट में, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार है ना मज़ेदार। चलो अगला प्रश्न। ओह क्या सवाल है, क्या है कि एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 12.5% का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात आप याद रखो, देखो कोई भी व्यक्ति है ना, वो खरीद रहा है और बेच रहा है, और दोनों टाइम क्या कर रहा है, घपला कर रहा है ना घपला। तो क्या करना है, ध्यान देने की बात यह है कि 12.5% कितना होता है, 1/8, मतलब आधार क्या है, 8। तो 8 उसको क्या करना था, 8 ग्राम समझ लो या 800 ग्राम समझ लो, जो भी है, लेकिन 8 अनुपात में उसको खरीदना था, ठीक है। खरीदते टाइम कर रहा है ना, और घपला कितने का कर रहा, 1 का। तो वेट में घपला करेगा, रुपयों में तो कर नहीं सकता, ये तो आप अच्छे से समझ रहे हो कि हमेशा वेट में जो वजन होगा ना वस्तु का, उसी में घपला हो सकता है। तो क्या होगा कि वजन में अगर घपला होगा तो वो क्या कर रहा है कि 8 ग्राम की जगह 9 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है, 8 ग्राम की जगह 9 ग्राम क्या करके लेके आ रहा है, खरीद के लेके आ रहा है। ये पहली स्थिति है जब उसने वस्तु को क्या किया, खरीदा। तो ये वजन का क्या है, अनुपात। लेकिन मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाइयों कि जो वजन का अनुपात होगा ना, वही रुपयों का अनुपात होगा। कब, जब व्यक्ति खरीदते समय क्या कर रहा है, घपला। सिर्फ खरीदते समय होता है ऐसा, बेचते टाइम नहीं होगा, ये याद रखना। तो खरीदते समय वजन और रुपयों में समान अनुपात होता है, जो वजन में अनुपात होगा वही रुपयों में अनुपात होगा। तो ये वजन का अनुपात है 8:9, तो यही रुपयों का अनुपात हो जाएगा 8:9। ये मूल्य का हो गया, प्राइस का, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि 8 रुपए की वस्तु
8 रुपए की जो जितनी वस्तुएं मिलनी थी उतने में वह मतलब 9 रुपए की वस्तुएं लेकर आ रहा है, ठीक है ना। ए हो गया तात्पर्य। अब बेचने की बारी आई, तो भाई उसको 8 ग्राम तो तोलना था ना, 8 ग्राम तोलना था, लेकिन वो तौलेगा कितना बताओ। अगर 9 ग्राम तुलवा दोगे तो उसको क्या प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, उसको तो क्या होगा हानि, फिर घपला कैसे कहलाएगा। तो 8 ग्राम की जगह पे वो कितना तोल रहा है, कम तोल रहा है, कितना 1, तो मतलब 7 ग्राम तोल रहा है ना। तो यहां से अनुपात क्या बनेगा, यहां से बनेगा, अच्छे से लिख दें, 8 की जगह पे 7 तोलेगा। ये वजन है ना, 8 की जगह पे 7। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मूल्य का अनुपात निकालो तो वजन का जस्ट उल्टा होता है, कितना हो जाएगा 7:8। तो बस ये मूल्य ही तो है और ये भी मूल्य का बना लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 7:8। अब चूंकि देखो आपको लग रहा है कि भाई जो घपला हो रहा है वो लगातार हो रहा है, जब भी लगातार हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, 7 से 9। ये प्रॉफिट ही तो है कि भाई 2 का प्रॉफिट हो रहा, किसके सापेक्ष, 7 के सापेक्ष, गुणा 100, खत्म काम। कितना होता है 28.56% होता है ना, ऐसे लगाना था, है ना मजेदार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोला है कि ए स्थान पी से, देखो ए स्थान पी है, ठीक है, और यहां से चल रहा है कौन, ए, दूसरे स्थान क्यू को, कोई दूसरा स्थान है क्या, हाँ है ना, और है क्यू, ठीक है, जाने के लिए रवाना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक उसी समय बी भी आ रहा है यहां से, क्यू से पी की ओर जाने के लिए रवाना होता है, तो बी आ रहा है इधर से। अब देखो ए जा रहा है इधर से और बी आ रहा है इधर से, दोनों यहां कहीं मिलेंगे, और यही वो बोल रहा है कि यदि परस्पर मिलने के पश्चात, अच्छा मिल चुके, चलो मिला दिया आपने, मिल चुके, इस जगह पे मिल चुके, ठीक है, ए तथा बी अपने गंतव्यों में पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे व 9 घंटे लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है, इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी चालों का अनुपात पूछे ना तो SA/SB, मतलब पहले व्यक्ति की चाल अनुपातित दूसरे व्यक्ति की चाल, ठीक है, बराबर होगा हमेशा अंडर रूट दूसरे व्यक्ति का समय, ये याद रखना, टीवी, बी का समय, और बटे किसका समय, पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, ये करना है। ये चीज याद रखना, गलत नहीं करना, ये गलत नहीं करना। मैं जोर क्यों दे रहा हूं अभी बताऊंगा आपको, देखो इसलिए जोर दे रहा हूं, यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, यहां से निकाल पाएंगे कि भाई 9/4 रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति 9 घंटे ले रहा है, पहला व्यक्ति 4 घंटे ले रहा है। अब यहां से हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 3/2, तो उत्तर आना चाहिए आपका 3:2। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में आप क्या लगा देते हो 2:3, तो 2:3 नहीं लगाना है, कभी भी आप मत ऐसा करना, क्योंकि आपको पता है कि जो चालों का अनुपात है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है ना, तो आप उल्टा ही समय रखोगे ना, तो ऐसे ही उल्टा रख दिया, ए के साथ बी का समय और बी के साथ ए का समय, बस, तो उत्तर क्या आएगा 3:2, ठीक है ना, इसलिए जोर दे रहा था मैं इस पर। चलो अगला प्रश्न, क्या सवाल है, मजेदार, बोला है किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं, चलो 48 से तो है कुल है ना, इसका 1/3 क्या है पदाधिकारी, तो कितना आएगा 1600, 3 का भाग देंगे 4800 में, इतना ही आएगा, ये पदाधिकारी है। शेष बचे कितने, शेष कैसे निकालेंगे, 4800 में से 1600 घटा देंगे तो कितना आएगा 3200 शेष बचे। अब क्या किया है, यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके, इनको कम कर रहे हैं और करके आधा कर दिया, तो 1600 का आधा कितना होता है 800, हो गए भैया आधे। तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब 800 शेष कर्मचारी कितने हैं 3200 के कितने प्रतिशत हैं, तो 800 ऊपर 3200 नीचे, क्योंकि 3200 के सापेक्ष निकालना है और गुणा 100 करना है, क्योंकि प्रतिशत आपको चाहिए। तो यहां से 2 बिंदी से तो 2 बिंदी कट जाएंगी, 8 चौका 32, 4 से 25 बार कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 25%, खत्म काम हो गया, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मजा आया ना, था ना मजेदार प्रश्न, बिल्कुल आसानी से हो गया, गलती नहीं करना, यहां 4800 नहीं रखना है, यहां क्या रखना है शेष कर्मचारी कितने थे 3200, होगी ना बात क्लियर। अगला सवाल है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, मतलब कोई धनराशि है
पी है कितना है 100, पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन है आपका 100, 12 साल में दुगनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 200। ये क्या है आपका अमाउंट मतलब मिश्र धन, 100 से 200 हो गया। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्याज होगा ना एसआई वो कितना होगा, मात्र 100 होगा ना, क्योंकि भाई 100 से 200 हो रहा है तो मात्र 100 ही तो ब्याज मिला आपको। अब क्या है कि अगर मूलधन 100 है और वर्ष आपको दिए हैं 12 वर्ष, आपसे दर पूछी जाए तो क्या करना है, दर बराबर ब्याज बटे समय, कितना है 12। उत्तर आएगा आपका 8 सही 1/3%। हल करना इतना ही आएगा और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें, इस सवाल को इससे आसान नहीं लगा सकते आप, ये सबसे आसान है ना। चलो अगला प्रश्न, सवाल बहुत ही अच्छा है। बोला है कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, जो ब्याज है वह प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। इसे देख के ना आपको लग रहा होगा कि इसका 3 साल आएगा। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आएगा ही। लगाएंगे कैसे, देखो लगाना ऐसे है, पहला साल आया, पहला साल 10% वृद्धि होनी है तो 10 से कितना 11, फिर दूसरा साल आया फिर 10 से 11, और फिर तीसरा साल आया तो फिर 10 से 11 हो गया ना। अब चूंकि लगातार हो रहा है तो आप इनका गुणा ही करोगे ना, देखो लगातार ही वृद्धि हो रही है, वृद्धि पे वृद्धि फिर वृद्धि, तो लगातार होती हैं चीजें तो गुणा करते हैं, वहां आएगा 1000 और यहां इतना, तो वह यही तो बोला कि 1000 से कितना होना है 1331 हो गया ना। कितने साल लगे, पहला दूसरा और तीसरा लगे ना 3 साल, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को लगाने का सबसे आसान तरीका हो गया। चलो अगला प्रश्न, बोला है कि 4000 और 5000 के बीच एक ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, निम्नलिखित में से क्या होगी। अच्छा सवाल है, क्या करना है, इनका लेना है लाशा, लो लाशा, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नम्मे 18, 21 में जाता है नहीं, 16 दूनी 32, फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 9 और 21 में जाता नहीं है, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा जाएगा ना, तो 3, 9 और 21 में तो भाग नहीं जाएगा तो जैसे कि तैसे लिख देंगे, और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा तो 3, 9, 21 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 3, 9, 21 और 2 एकम 2 हो गया ना। अब 3 से दे सकते हैं आप, क्योंकि 2 की विभाज्यता तो खत्म हो गई ना, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 1, फिर 3 से चला जाएगा जाएगा ना, तो 1 1 7 बचा, क्योंकि 7 में जाता नहीं है ना, और 1 अब 7 से चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, नीचे 1 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबका गुणा, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूनी 32, 32 × 96 और 96 गुणा 3 गुणा 7, मतलब 96 गुणा 21 कर लो तो आ जाएगा आपका एलसीएम। कितना आएगा, 21 छक्के 126, हासिल लगाई 12 और 21 नम्मा 189 और 12 होगा 201। तो 2016 वो संख्या आई जो इनका लासापा है और इन सभी से क्या है विभाजित है ना। अब बोला क्या है कि वो जो संख्या होनी चाहिए ना वो 4000 और 5000 के बीच होनी चाहिए, तो क्या ये 4000 और 5000 के बीच है क्या, नहीं है ना, तो आप बना सकते कैसे, इसके आगे का गुणज ढूंढो। भाई 2016 एक संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट रही है, तो आगे ऐसी एक संख्या होगी जो 12, 18, 21, 32 से कटेगी। अब वह कौन सी होगी, तो इसका दूसरा गुणज देखो, दूसरा तीसरा कोई ना कोई संख्या इनके बीच में आई जाएगी, तो आप दूसरा गुणज के लिए कितने से गुणा करोगे, 2 से, तो कितना आएगा 4032। तो क्या ये 4000 और 5000 के बीच में है क्या, बिल्कुल है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खत्म, ऐसे लगाना था, हो गया ना। मजेदार कॉन्सेप्ट, इससे आसान नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि लासा तो और सरल किया जा सकता था, हाँ किया जा सकता था, करो ना आप, लेकिन ये बेस्ट है, गलत नहीं करो, फालतू में 1 नंबर आप गवा दोगे, तो कर लो ना, कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 20 सेकेंड बस। अगला प्रश्न, ये है आज का होमवर्क, हमेशा की तरह धमाकेदार, तो लगा के आओ आप, लगा के आने के बाद उत्तर आ जाएगा आपका, उत्तर आएगा तो कमेंट करेंगे ना। वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।